Welcome to my channel. Today I will talk about retirement of partner and its accounting problem. Student, you are requested to listen carefully and note down important points. चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से स्टार्ट करते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को समझते हैं ये है क्या। देखिए, ये है एक स्कूल, ठीक है। इसे 3 लोग मिलके चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं वो अपना प्रॉफिट के को अर्न करने के लिए। अब इसका नाम रख लेते हैं, ये है स्काई, ये है पिंक और ये है पर्पल। पर्पल कहता है कि वह कंटिन्यू नहीं करना चाहता पार्टनरशिप को, ठीक है। वो किसी भी कारण से छोड़ के जाना चाहता है। सही कर रहे थे तीनों बिजनेस, लेकिन इसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो इनके साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। हो सकता है इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज़्यादा और ये काम कम करता है, अकड़ के खड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो ये कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में, जब ये नहीं काम कर रहा तो ऑल पार्टनरशिप कम्स टू एंड, ऑल पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। और अब ये बिजनेस एंड नहीं होगा, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। इंस्टीट्यूशन है और वो कंटिन्यू है, कौन कर रहा है उन्हें कंटिन्यू, बाकी के 2 पार्टनर्स कर रहे हैं, ठीक है। द फॉर्म में कंटिन्यू। लेकिन अब ये दोनों पार्टनर्स, इन तीनों पार्टनर्स में अपने प्रॉफिट्स को बांटते थे, अपने शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, गुडविल की रेपुटेशन की वैल्यू इन तीनों पार्टनर्स की थी। अब ये 2 पार्टनर्स जो हैं वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को मेंटेन, बिजनेस को चलाएंगे तो उन्हीं में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बटेगी। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ इन पार्टनरशिप फॉर्म चलेगी। न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टिंग बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करता है कौन, ये पार्टनर जो जा रहा है। ये कहता है, क्या कहता है ये कहता है कि मुझे तो शेयर चाहिए मेरी गुडविल का, इस फॉर्म को बनाने में मैंने भी मेहनत की, रेपुटेशन में मेरा भी योगदान था, तो मुझे उसका शेयर चाहिए। दूसरा ये कहता है कुछ रिजर्व्स थे जो फॉर्म्स में प्रॉफिट्स का जो शेयर होता है वो होता है रिजर्व, तो वो फॉर्म की बैलेंस शीट में है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो उसमें उसे अपना शेयर चाहिए। इसके लिए वो कहता है कि मुझे मेरा शेयर दिया जाए। तीसरा, एसेट्स को परचेज़ करने में इसने भी अपना पैसा लगाया था, और जो बिज़नेस चल रहा है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका पैसा देना होगा, तो लाइबिलिटीज़ भी इसके हिस्से में आती है ना। इसलिए शेयर जो रिवैल्यूएशन से आएगा, जो उस टाइम जिस टाइम पर ये छोड़ के जाएगा बिजनेस को, एसेट्स और लाइबिलिटी की जो वैल्यू होगी, जो इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ है, उसमें उसका शेयर उसको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे सामने अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है। तो कौन कौन सी अकाउंटिंग प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम है हमारी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। जो कंटिन्यू करेंगे पार्टनर, जो पिंक और स्काई है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, तो उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए कि वो किस रेशो में अब काम करेंगे बिजनेस में, कितना उनका प्रॉफिट मार्जिन होगा, और इसके शेयर को किस रेशो में वो गेन करेंगे, ठीक है। तो वो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल जब फॉर्म की है तो उसे उसका शेयर चाहिए, जो रिटायर पार्टनर है तो वो अपना शेयर लेके जाएगा, ठीक है। तो अब जो गुडविल की बाकी वैल्यू होगी, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो पहले से ही कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उन्हें कुछ ना कुछ इसका अमाउंट, जैसे प्रॉफिट का शेयर उसको देंगे, तो यहाँ पर गुडविल का भी अमाउंट उसको देंगे, तो उनकी वो गेनिंग रेशो कैलकुलेट हुई, जो उस वैल्यू से उसको पे करेंगे, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे, गुडविल का इसको शेयर पे कर देंगे और वो उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखना है कैसे करना है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, जहाँ एसेट्स और लाइबिलिटी का इंक्रीज़ और डिक्रीज शो करेंगे, और ये देखेंगे कि हमें लॉस हुआ है एसेट्स और लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन से या गेन हुआ है। लॉस हुआ है तो लॉस में इस पार्टनर को उसका शेयर दिया जाएगा, और गेन हुआ है तो गेन में पर्पल को हम उसका शेयर दे देंगे जो छोड़ के जा रहा है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो रिजर्व्स, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, और जो हमारी बैलेंस शीट है जिस टाइम पर ये छोड़ के जा रहा है, वहाँ पर जितने प्रॉफिट या लॉस जो स्टैंड कर रही हैं, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर देना है, ठीक है। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। वो कैसे करते हैं, ये भी हमारे सामने एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। ये अपना सारा पैसा लेके जाएगा, जितनी इसकी कैपिटल थी, जो इसका प्रॉफिट में शेयर था, जितने इसके रिजर्व का शेयर है, गुडविल का शेयर है, तो इसको पेमेंट करनी है, तो उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा। एंड लास्ट यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी पार्टनर कंटिन्यू रह जाएंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर, उनमें कैपिटल की एडजस्टमेंट किस प्रपोर्शन में की जाएगी, तो वो भी देखना। ठीक है, तो उसको किस तरह से करना है इसे डिस्कस करेंगे हम आगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हमारी फर्स्ट जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब यहाँ पर इसके दो वे बनते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट हो। फर्स्ट है, इफ़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। देखो, हमारे पास पार्टनर है XYZ, वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो ऑफ 3:2:1। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन X रिटायर। तो XYZ की जो ओल्ड रेशो है वो है 3:2:1। यहाँ पर X रिटायर हो गया। X के रिटायरमेंट होने के बाद अब हमें न्यू रेशो गिवन नहीं है। न्यू रेशो गिवन नहीं है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो Y और Z है इनकी जो रेशो एग्जिस्टिंग रेशो थी उसी रेशो को हम ले लेंगे आगे जब बिजनेस कंटिन्यू होगा, तो वही इनकी न्यू रेशो हो जाएगी। तो न्यू रेशो होगी ऐसे केस में Y/Z = 2:1। ओके, देन नेक्स्ट जो तरीका है उसमें क्या करना है, समटाइम्स द रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन सम specified proportion. In such case the fraction of share purchased by them is added to their old share and the new ratio is calculated. अब इसको देखिए कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, ABC 3 पार्टनर्स जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:3 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करिए जब C रिटायर हुआ है और हिज शेयर वाज टेकन अप बाय A एंड B इन द रेशो ऑफ 3:2। तो यहाँ पर हमारी जो रेशो है ओल्ड वो है 5:4:3 A, B एंड C की। ठीक है, अब रिटायर कौन हुआ, C रिटायर हुआ। C रिटायर हुआ तो C का शेयर कितना है, 5 + 4 + 3, 3 डिवाइड में 12, 5 + 4 + 3 12 आ गए। ठीक है, तो 3 डिवाइड में 12 C का शेयर है, 5 डिवाइड में 12 जो है वो A का है और B का है 4 डिवाइड में 12। ये इनके शेयर्स हो गए ओल्ड। अब ये कहता है C जो अपने शेयर को किस तरह से देगा, इसके शेयर को A और B 3:2 रेशो में गेन करेंगे। ठीक है, C के रिटायरमेंट के बाद। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, C शेयर्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन A एंड B 3:2। अब ये कैसे काउंट करेंगे, पहले काउंट करेंगे हम कि A क्या गेन कर रहा है। ए क्या करता है, C के शेयर का 3/12 का 3 बाई यहाँ पर 3 + 2 = 5 आ गया। ठीक है, तो 3/12 इंटू में 3/5, क्योंकि 3/12 का 3/5 वो गेन कर रहा है, तो A का गेन निकालेंगे हम 3/12 इंटू 3/5। तो यहाँ पर 3 × 3 9 एंड 5 × 12 = 60। तो 9/60 गेन कर रहा है A एंड B गेन कर रहा है 3/12 का 2/5। तो ये हो गया 2/5 इंटू में 3/12 = 6/60। ये तो इनका गेन हो गया। अब देखो यहाँ से गेनिंग रेशो का भी पता चलता है कि जो गेन कर रहे हैं वही है हमारा, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला ले लेंगे 9:6। ये हो गया 3:2। ओके, तो यही वो कह रहा था, लेकिन हमें निकालना ऐसे है कि कितना गेन किया है, वो हम निकालेंगे मल्टीप्लाई करके उसके शेयर को। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो क्या है। न्यू रेशो में क्या करना है, आपकी जो ओल्ड रेशो है A की वो है 5 डिवाइड में 12, उसमें ऐड कर देंगे 9/60 जो उसने गेन किया है, तो न्यू रेशो ऑफ A आ जाएगी। और B के लिए 4/12 उसकी ओल्ड रेशो है, उसमें उसकी गेनिंग ऐड कर देंगे, वो है 6/60, तो हमारे पास इसकी न्यू रेशो आ जाएगी। तो फर्स्ट A की काउंट करते हैं हम, आया 5 + 9 हो गया ना यहाँ से, और यहाँ पे 5 डिवाइड में 12 + 9 डिवाइड में 60 = अब यहाँ देखो एलसीएम लेना है, 12 × 5 आता है हमारे पास 60, 12 5 सा 60, तो 60 एलसीएम हो गया। 12 5 सा 60, तो 5 5 सा 25 और 60 1 सा 60, तो 9 1 सा 9, 25 + 9 आ गया 34 डिवाइड में 60। ये हो गई A का न्यू शेयर नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है। B का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हम ऐसे ही निकालेंगे, हम क्या करेंगे 4 डिवाइड में 12 प्लस में 6 डिवाइड में 60, तो हमारे पास ये आ जाएगा
वही सेम एलसीएम आ गया, 12 5 60, 4 5 20 एंड 6 1 6, तो 20 + 6 = 26 डिवाइड में 60। तो न्यू रेशो यहाँ से आई मेरे पास 34 डिवाइड 60 एंड 26 डिवाइड 60। ये हो गई 34:26। इसको 2 से कट कर दिया तो मेरे पास 17:13 आ गया। ओके, ये दो मेथड है जिससे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। या तो हमें गिवन ही नहीं होगा, और अगर गिवन होगा तो हमें ऐसे कैलकुलेट करना है। गिवन नहीं होगा तो जो कॉन्टिन्यू पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले थी वही रहेगी, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको बस छोड़ देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो एंड कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। इसके भी दो तरीके हैं। फर्स्ट है इफ़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो हम यही अज्यूम कर लेते हैं जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर की न्यू रेशो है वही उनकी गेनिंग रेशो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। XYZ जो पार्टनर है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, X हो रहा है रिटायर, तो ओल्ड रेशो यहाँ से 3:2:1 XYZ की, X रिटायर, तो Y और Z की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1 वही उनकी गेनिंग रेशो होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ वो ये है कि इफ़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, गेनिंग रेशो इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशो फ्रॉम द न्यू रेशो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो भी दे रखी है और न्यू रेशो भी दे रखी है, तब आपको क्या करना है, न्यू में से ओल्ड रेशो को माइनस कर देना है न्यू रेशो में से। तो देखिए क्या करेंगे, हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है यहाँ से, गेनिंग रेशो इक्वल न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। ओल्ड रेशो है A, B और C की 4:3:2। ठीक है, अब यहाँ पर B रिटायर हो रहा है, B रिटायर हो रहा है तो B का शेयर कितना आया, 4 + 3 + 2 = 9, तो 3/9 आया। ओके, ऐसे ही A का आया 4/9 और C का आया 2/9। देन न्यू रेशो हमें गिवन है, वो न्यू रेशो है A और C की 5:4। 5:4 गिवन है तो 5 + 4 इसका टोटल भी 9 हो गया। ओके, यानी कि 5 का शेयर, A का शेयर है 5/9 और C का शेयर है 4/9। देन हम गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें जब A की गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है तो क्या करना है, 4/9 इसकी ओल्ड रेशो है और न्यू है 5/9, तो न्यू में से ओल्ड को माइनस करना है, 5/9 - 4/9। ठीक है, यहाँ से A की गेनिंग रेशो आ गई 5/9 - 4/9 = 5 में से 4 गया 1। जब एलसीएम सेम है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है ना, तो 1/9 हो गया। ऐसे ही C की कैलकुलेट की, C हमारा रह रहा है, B तो छोड़ के जा रहा है ना, तो C की कैलकुलेट की तो वो हमारी आई 4/9 - 2/9 दैट इज़ 2/9। तो गेनिंग रेशो हो गई 1:2। A/C की गेनिंग रेशो 1:2। ओके, नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है, जो पर्सन काम करते करते अपनी बिजनेस की रेपुटेशन जो अर्न कर लेता है। अब काम तो पर्पल ने भी किया है ना, तो वो कहता है स्काई और पिंक से कि मुझे भी शेयर चाहिए अपनी गुडविल का। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल विल बी मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कॉन्टिन्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कॉन्टिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होगी। कॉन्टिन्यू पार्टनर कैपिटल इसलिए डेबिट हो रही है क्योंकि वो गेन कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर्स को, जो भी पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट किया जाता है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, रिटायरिंग पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो जो सेक्रीफाइस करता है अपने प्रॉफिट शेयरिंग को वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर हो गया, रिटायरिंग पार्टनर यहाँ सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है। ठीक है, अब इसका देखेंगे कि गुडविल में शेयर कितना है, इसका शेयर लेंगे और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर में उस अमाउंट को गेनिंग रेशो में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो गेनिंग रेशो में बांटना है और यहाँ पर जो अमाउंट लेना है वो कौन सा लेना है, रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल में शेयर होगा विद ही शेयर ऑफ गुडविल। ओके, ये तो हमारा प्रोसीजर हर क्वेश्चन में होगा क्योंकि गुडविल कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जिस टाइम पर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, रनिंग बिजनेस की कुछ ना कुछ गुडविल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, समटाइम्स अगर बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, उन्होंने परचेज़ किया था किसी से, तो हो सकता है हमारी बैलेंस शीट यानी कि बुक्स में भी गुडविल की कुछ वैल्यू दे रखी हो। तो ऐसे केस में क्या करना है, व्हेन द गुडविल अकाउंट्स इज ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स,
तो उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि उस गुडविल की परचेज में भी तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर था, तो अब उसे अपना शेयर चाहिए जब वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, फॉर्म को छोड़ के जा रहा है। तो ठीक है, तो एंट्री होगी हमारी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यहाँ पर गुडविल का अमाउंट वो लिया जाएगा जो बैलेंस शीट में है, और ऑल पार्टनर्स में उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी रहेगी, ओल्ड, और यहाँ पे कौन सी होगी, क्या अमाउंट होगा, जो भी एग्जिस्ट कर रही है गुडविल आपकी बुक्स में, आपकी बैलेंस शीट में। अब ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर तो हमें सिर्फ एडजस्टमेंट में गुडविल दी हुई है तो हमारी ये वाली एंट्री होगी कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और हम रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का जो शेयर बनता है उस वैल्यू को लेंगे और उसे गेनिंग रेशो में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उसमें। ठीक है, और अगर आपको बैलेंस शीट में भी गुडविल दी हुई है तो उस गुडविल को राइट ऑफ करने की भी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉब्लम जो है हमारी नेक्स्ट, वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ओके, sometimes this accounts is called as profit and loss adjustment account। इस अकाउंट्स को sometimes profit and loss adjustment account भी बोला जाता है। ये अकाउंट मेंटेन क्यों किया जाता है, क्योंकि जिस टाइम पर बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम जो एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू थी, जब पार्टनर छोड़ के जा रहा है उस टाइम से वो टाइम पर दोनों टाइम के बीच में एक टाइम गैप आ गया, तो वैल्यू भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है, इसलिए इस अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको 4 कॉलम बना लेने हैं। ये इसकी है डेबिट साइड, ठीक है, और जो ये वाली साइड है इसकी राइट साइड है मेरी, वो है क्रेडिट साइड, और जो लेफ्ट साइड होगी आप जब मेंटेन कर रहे हैं तो वो होगी डेबिट साइड। ठीक है, फर्स्ट हमारा आ गया पार्टिकुलर्स, देन अमाउंट, इस यहाँ रुपी लिखना मत भूलना, अमाउंट्स को रुपी साथ में शो करना, देन इसके बाद फिर पार्टिकुलर्स एंड नेक्स्ट अमाउंट। ठीक है, इन रुपी। ओके, अब देखिए क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है इट मीन्स आपकी जो लाइबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ होंगी और एसेट्स डिक्रीज़ होगी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब क्रेडिट होगा तो हमारी एसेट्स इंक्रीज़ होगी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा तो एसेट डिक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर एसेट क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट है तो इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट है तो इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ है। अब देखिए, जब हम एंट्री करते हैं तो एसेट्स हमारी इंक्रीज़ होती हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि क्रेडिट साइड इट मीन्स रिवैल्यूएशन का टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड है ना, और टू रिवैल्यूएशन तब करते हैं जब क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड है तो यहाँ पर हम एसेट्स की डेबिट वाला दिखाएंगे। ठीक है, और अगर लाइबिलिटीज़ हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट और लाइबिलिटीज़ को करते हैं डेबिट, तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटीज़ को डिक्रीज़ दिखाया जाएगा। ऐसे ही लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ हो रही होती है तो हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़, तो यहाँ टू लाइबिलिटीज़ करके लिखेंगे, और एसेट डिक्रीज़ हो रही होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो इधर टू करके लिखेंगे। और यहाँ पर जो हम आइटम्स लिखेंगे, एंट्री में हम डेबिट लिखते हैं लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे बाय करके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट। ओके, यहाँ सामने लिख देंगे इसका अमाउंट। नेक्स्ट, अगर एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो बाय इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जितनी वैल्यू से एसेट इंक्रीज़ हुई है वही वैल्यू लिखनी है, जितनी वैल्यू से एसेट डिक्रीज़ हुई है वही लिखनी है, यानी कि डिफरेंस अमाउंट लिखना है हमें। ओके, और जब आप क्वेश्चन में लिखेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे बाय एसेट, मशीनरी है तो मशीनरी, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर उसकी डिफरेंस अमाउंट को लिख देंगे जो इंक्रीज़ वैल्यू है उसे। इसी तरह से ही अगर डिक्रीज़ हुई वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी तो बाय डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी आ जाएगा और सामने उसका अमाउंट आ जाएगा। अगर इंक्रीज़ हुई है तो टू इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी,
और सामने अमाउंट वाले कॉलम में उसका अमाउंट लिख देंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, हमें एडजस्टमेंट के टाइम बताया जाता है, तो इसका भी मतलब यही होता है कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर हम इसकी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू लिख देंगे अनरिकॉर्डेड की। ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी गिवन हो सकती हैं, तो वो हमारी एसेट्स का इंक्रीज शो करती हैं, इसलिए इसको लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट और सामने लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में इसका अमाउंट। इसके बाद क्या करना है, आपको बोथ साइड का टोटल कर लेना है। ठीक है, टोटल करने के बाद अगर मेरी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस मेरा डेबिट साइड में होगा। डेबिट साइड में होगा तो वो होगा गेन, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस मेरा क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है, इधर का टोटल मान लो आया मेरा 10,000 और यहाँ का टोटल आया 5,000, तो मेरे पास यहाँ 5,000 का बैलेंस बच गया, तो वो क्या है, लॉस। तो उसे हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और ऑब्लिक लगा के मैंने यहाँ करंट अकाउंट लिखा है। देखो क्या होता है, अगर हमें ये कह दिया जाता है क्वेश्चन में कि पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, तो उस केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनता है और करंट अकाउंट भी बनता है। तो हमारी जो कैपिटल के अलावा बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, रिवैल्यूएशंस की, जनरल रिजर्व्स की, प्रॉफिट की, वो सब कहाँ आती हैं, करंट अकाउंट में आती हैं। ठीक है, और फ्लक्चुएटेड कैपिटल होती है तो उस केस में हमारा क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है ओनली। तो इसलिए ये दोनों लिखे हैं, जो भी क्वेश्चन कह रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैपिटल या करंट अकाउंट लिखेंगे और बैलेंस मेरा आ जाएगा यहाँ पे, और उसे बांटेंगे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जितने भी पार्टनर हैं ऑल पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। ठीक है, और अगर इस साइड का बैलेंस आया तो उसे भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे और ऑल पार्टनर्स में बांटेंगे। ठीक है, आई थिंक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारी जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सम टाइम क्वेश्चन में हमें गिवन होता है रिजर्व्स, यानी कि कुछ ऐसे प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं, और हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी बैलेंस शीट में गिवन होता है। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट लेते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देखो क्या होता है, रिजर्व्स हमारा लाइबिलिटी साइड में होता है बैलेंस शीट में, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम इसे डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर्स में बांटना है और ऑल रेशो में बांटना है। रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जो भी दे रखा है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसे बांटेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये तो हमें कर देनी है एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो भी इसमें से दे रखा है वही लिखा जाएगा। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये वही है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारी फ्लक्चुएटेड कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का या लॉसेस का भी होगा, वो हमारा करंट अकाउंट में होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसी तरह से प्रॉफिट की जगह हो सकता है लॉस हो, डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा हो, तो क्या एंट्री होगी, इसे ओल्ड रेशो में बांटेंगे, जो भी अमाउंट होगा ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा। सेम लॉसेस को भी ओल्ड रेशो में ही बांटा जाएगा ऑल पार्टनर्स में, लेकिन एंट्री क्या होगी, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और जो हमारे लॉस थे उनको कर देंगे क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि जो लॉस होते हैं वो एसेट साइड की डेबिट साइड में दिए हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ईजी है। दूसरा आपको बताती हूँ कि क्यों कर रहे हैं। देखो, जब प्रॉफिट हो रहा था तो पार्टनर को क्या हो रहा था, उसकी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही थी। कैपिटल का भी तो क्रेडिट बैलेंस है, और कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ ये चीज़ें तो डिस्ट्रीब्यूट ही हो रही हैं, जिन्हों बैलेंस था उसका रिवर्स करेंगे ना, हमें ख़त्म करना है इसे। ठीक है, और यहाँ पर लॉस के लिए तो वही हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेबिट वाले बैलेंस को क्रेडिट कर दिया, और पार्टनर की अब लॉस की वजह से कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है इसलिए बैलेंस डेबिट हो गया। अब क्या करना है, जितना भी लॉस है उसे ओल्ड रेशो में बांट देना, ऑल पार्टनर्स में। सब में बांटेंगे तो सबको शेयर मिल गया, उसे भी मिल गया जो है बिजनेस में कंटिन्यू, और उसको भी मिल गया जो छोड़ के जा रहा है। अब आगे से जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट और लॉस को जो बाकी की दोनों पार्टनर्स या तीन पार्टनर्स जितने भी कंटिन्यू पार्टनर हैं वो आपस में बांटेंगे। ठीक है, ये जा रहा है तो अपना शेयर लेके जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स।
कुछ रिजर्व स्पेसिफिक बना दिए जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना या सरप्लस रखा जाता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट के लिए ही इस रिजर्व को यूज़ किया जाना था, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिजर्व्स बना दिए गए। अब इस रिजर्व्स को भी, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड में ही शो होते हैं बैलेंस शीट के, तो जैसे यहाँ पे जनरल रिजर्व को डेबिट किया था वैसे ही इनको डेबिट करेंगे और टू करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उनको रिजर्व्स मिल रहे हैं ना, रखा हुआ प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट में उनका शेयर मिल रहा है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, बोथ अकाउंट इज डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसको भी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम है वो हमारी पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायर पार्टनर है वो अपनी पेमेंट को लेके जाएगा। अब ये दो तरीके से लेके जा सकता है। एक फर्स्ट तरीका तो ये है कि इफ़ द अमाउंट इज़ पेड इन कैश और बाय बैंक, वो अपना अमाउंट जिस टाइम वो रिटायर हुआ उसी टाइम पर ही, उसी डेट पर ही वो कहता है कि मुझे कैश में पे कर दो या मुझे चेक के थ्रू पेमेंट कर दो। पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट टू बैंक करेंगे, चेक से कर रहे हैं तो, और अगर कैश में लेके जा रहा है तो टू कैश अकाउंट करेंगे, और जो पार्टनर लेके जा रहा है उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा क्योंकि फॉर्म इसको दे रही है, ठीक है। तो रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा यहाँ पर, डेबिट इज़ रिसीवर, और यहाँ पर हमारा रियल अकाउंट का रूल लगा। तो एंट्री हो गई रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, दोनों में से एक आएगा। ओके, और जो अमाउंट आएगा वो कौन सा आएगा, ही शेयर जो पे ऑफ किया जा रहा है उस अमाउंट से एंट्री होगी। नेक्स्ट क्या है, हो सकता है इसको अभी कैश या चेक दोनों ही तरीके से पे नहीं किया फॉर्म ने, कोई भी रीज़न हो सकता है, फॉर्म के पास को कैश की शॉर्टेज हो सकती है, ठीक है, तो वो उसे कह देती है कि बाद में पे कर देंगे। तो ऐसे केस में क्या एंट्री होगी, कैश तो नहीं गया लेकिन पार्टनर को पैसा तो देना है, लाइबिलिटी तो फॉर्म की बनती है, इसलिए क्या करना है फॉर्म को, इफ़ ये केस है, इफ़ द अमाउंट इज़ नॉट पेड इन कैश द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। हम ये मानेंगे पार्टनर ने फॉर्म को लोन दे रखा है, तो एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। और यहाँ पे भी क्या आएगा, ये जो बैलेंस होगा उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उसके लोन अकाउंट में, जितना उसको पे ऑफ करना था वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट जब मेंटेन करेंगे तो वहाँ पर उसकी पेमेंट ना दिखा के उसके लोन अकाउंट से दिखाएंगे, वहाँ एंट्री कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर वाले कॉलम में टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। यहाँ पर कौन था, पर्पल। ओके, नेक्स्ट हमारी जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने के लिए एक एग्जांपल को लेते हैं। ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो है जिनकी 2:2:1। ए रिटायर एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन गुडविल एंड accumulated profit, the capital account of B showed a credit balance of rupee 1,40,000 and that of C of rupee 1 lakh. It was decided to adjust the capital of B and C in their profit sharing ratio, calculate the new capital of partners and record necessary entry for bringing in or withdrawing cash. देखो, तीन पार्टनर्स हैं ए, बी, सी, ठीक है, और इनमें से क्या हो रहा है, हमारा ओल्ड रेशियो जो है 2:2:1 की है इनकी। ए जा रहा है छोड़ के, ए रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 + 1 = 3। तो बी की हो गई 2/3 और सी की हो गई 1/3, क्योंकि इसे तो हमें छोड़ देना है ना जो ओल्ड जा रहा है। और जो इन दोनों की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो कैपिटल शो हो रही है बी की और सी की, बी की है 1,40,000 और सी की है 1 लाख, तो इनका टोटल कर लेंगे हम। सबसे पहले इनका टोटल आ गया 2,40,000। इस 2,40,000 को इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बी का शेयर आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, बी की जो न्यू कैपिटल है वो आ जाएगी 2,40,000 डिवाइड में 3 इंटू में 2, 2,40,000 इंटू में 2 डिवाइड में 3, ठीक है। तो इसका शेयर आ गया 1,60,000। अब क्या करना है इसका, अब जो शेयर आया है न्यू फॉर्म में जो इसकी कैपिटल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो होनी चाहिए 1,60,000 और है कितनी 1,40,000।
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो जितना 1,60,000 होनी चाहिए है 1,40,000, तो 20,000 रुपये उससे और मांगे जाएंगे। क्या होगा, हैंस कैश टू बी ब्रॉट इन बाय बी, ठीक है, तो लेके आएगा, वो लेके आएगा जो फॉर्म के अंदर 20,000 रुपये, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अमाउंट आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश में ला रहा है तो कैश, चेक से ला रहा है तो बैंक, ठीक है, टू बी कैपिटल अकाउंट, और कितना अमाउंट 20,000 लेके आ रहा है, 20,000 से एंट्री करेंगे। अमाउंट ब्रॉट इन बी टू रेज इज कैपिटल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहाँ देखो कैपिटल बड़ी है ना, पहले 1,40,000 की थी, अब 1,60,000 की होगी, तो 20,000 से बढ़ रही है उसकी बुक्स में, इसीलिए कैपिटल अकाउंट हो गया हमारा क्रेडिट। और यहाँ देखा जाए तो पर्सनल अकाउंट का भी रूल लग रहा है, फॉर्म में पैसा बी लेके आ रहा है, इसलिए बी को कर दिया हमने क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट जो था वो हमारा क्या था, सी की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशो है उसके अकॉर्डिंग। तो टोटल कैपिटल थी 1,40,000 प्लस में 1 लाख, सी की 1 लाख थी ना, तो 2,40,000, और इसका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आई थी सी की वो थी 1/3, तो 2,40,000 इंटू में 1/3 इक्वल आ गया 80,000। अब पहले है इसकी 1 लाख, अब आ गई 80,000, यानी कि बुक्स में अब इसको 80,000 रखना है, लेकिन इसकी जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल आई है वो है 1 लाख। ऐसी सिचुएशन ये 20,000 फॉर्म से अपने पैसे निकाल के ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेंस कैश टू बी विड्रॉन बाय सी इक्वल 1 लाख माइनस 80,000 इक्वल 20,000 रुपी, ठीक है। तो 20,000 वो ले जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कौन ले जाएगा, सी, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सी रिसीव कर रहा है, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट इज रिसीवर, ठीक है। तो अमाउंट हम वो दिखा देंगे जितना वो लेके जा रहा है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और यहाँ पर जो नरेशन भी लिखनी है इसकी क्या होगी, अमाउंट विड्रॉन बाय सी टू ब्रिंग हिज कैपिटल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, आई थिंक आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और अब इसके बाद आपको अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं उनको वॉच कर सकते हो।